चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंपल पेपर क्लास 12 सेशन 2022-23 मैथमेटिक्स सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। दिस सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एस ए ऑफ 3 मार्क्स ईच। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स ईच वाले। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है या इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस इंटीग्रल को हम i के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। अंडर रूट के अंदर 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर में a प्लस बी होल स्क्वेयर या a माइनस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी कंप्लीट करेंगे। तो पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, ये माइनस एक्स स्क्वेयर है तो माइनस का साइन में कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से अंडर रूट के अंदर ही, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस का हो जाएगा, माइनस 2x है तो प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 3 है तो माइनस 3 हो जाएगा। ये माइनस का साइन अंदर ही कंज्यूम करा देंगे हम। अब देखो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 दिख रहा, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2x को अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में दिख रहा है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कंप्लीट करेंगे, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, ये माइनस को ऐसे ही रहने दो, ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने दो, प्लस 2x को भी ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ प्लस 2ab के फॉर्म दिख रहा है, प्लस 2ab जैसा दिख रहा है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो b की वैल्यू कैसे मिलती है अपने को, ये जो x का कोफिशिएंट है इसी का हाफ कर लेते हैं और उसका स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं और उतनी क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं। तो x का कोफिशिएंट जो है वो कितना है, सेंस x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 को हाफ कर दो, हाफ इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो इस 1 का स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं और उतना ही माइनस कर देते हैं, प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर लो और ये माइनस 3x को एज इट इज लिख दो, माइनस 3। देखो ये बैलेंस हो गया, 1 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आ जाएगा। अब ये जो स्टार्टिंग की 3 टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, इसको लिख रहे हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये तीनों टर्म आ जाएगी, a स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस 3 तो माइनस 4, dx लिख दिए ऊपर, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट। देखो ये माइनस साइन का अंदर इंटू कर देता हूँ तो माइनस 4 है तो ये प्लस 4 हो जाएगा 4, और ये प्लस है यहाँ पर तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब देखो ये 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये x प्लस 1 होल स्क्वायर को x प्लस 1 होल स्क्वायर इसको t पुट कर देते हैं, तो ये 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस 1 को तो dx की वैल्यू आ जाएगी और फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा जिसका इंटीग्रेशन अपने को पता है। तो इस x प्लस 1 को मैं t पुट कर देता हूँ, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का 0, t का dt बाई dx, हमको चाहिए dx की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो dx इज इक्वल टू dt, बस dx के प्लेस पे dt रख देंगे और 4 को 2 का स्क्वायर लिख देंगे और इसको t लिए तो t स्क्वायर, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये dx को dt लिख दिए अपॉन अंडर रूट
4 को 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस एक्स प्लस 1 को टी लिए हैं तो ये टी स्क्वायर। देखो ये 10 फॉर्मूले में का एक फॉर्मूला बन गया, डी एक्स अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। कौन सा फॉर्मूला है ये? हेंस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला नंबर 1 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी है ये वाला फॉर्मूला। ये डी टी है, ये डी एक्स है, ये ए स्क्वायर के प्लेस पे 2 स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी स्क्वायर है। फॉर्मूला नंबर 1 है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। एक्स के प्लेस पे टी है तो टी रख देंगे और ए के प्लेस पे 2 रख देंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे टी और ए के प्लेस पे 2 और इंटीग्रेशन का साइन हट गया तो प्लस सी। अब टी की वैल्यू भी रख दो, तो साइन इनवर्स टी की वैल्यू है एक्स प्लस 1 और ये अपॉन 2 प्लस सी। बस दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन। ये है आपके गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 3 फ्रेंड्स गो फॉर कॉफी, दे डिसाइड हु विल पे द बिल by each tossing a coin and then letting the odd person pay. There is no odd person if all 3 tosses produce the same result. If there is no odd person in the first round, they make a second round of tosses and they continue to do so until there is an odd person. What is the probability that exactly 3 rounds of tosses are made? देखिए 3 friends go for coffee, 3 दोस्त कॉफी के लिए जाते हैं। दे डिसाइड हु विल पे द बिल, वो डिसाइड करते हैं कि भाई बिल कौन पे करेगा। बाय ईच टॉसिंग अ कॉइन एंड देन लेटिंग द ऑड पर्सन पे। उन्होंने ऐसा टॉस कर लिए, उन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिए, कॉफी के लिए गए 3 फ्रेंड, अब तीनों कॉफी तो पियेंगे लेकिन बिल कौन भरेगा। बिल भरने के लिए उन्होंने एक स्कीम लगा लिए कि ईच टॉसिंग अ कॉइन, तीनों फ्रेंड में से हर एक जो है एक कॉइन को टॉस करेगा एंड देन लेटिंग द ऑड पर्सन, और जो ऑड पर्सन आएगा वो बिल पे करेगा। अब ये ऑड पर्सन कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे एक कॉइन है, पहले फ्रेंड ने टॉस किया तो उसका हेड आ गया, ठीक है, दूसरे फ्रेंड ने उसी कॉइन को टॉस किया तो उसका भी हेड आ गया, और तीसरे फ्रेंड ने टॉस किया तो उसका टेल आ गया। 2 लोगों का हेड आया और तीसरे आदमी का टेल आ गया, तीसरे फ्रेंड का टेल आ गया। तो ये 2 तो एक जैसे हैं, ये जो डिफरेंट टाइप का आउटकम जिसका आ रहा है ये टेल, ये कहलाएगा ऑड। तो जिसका टेल आएगा वो बिल पे करेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि पहले ने फेंका तो उसका हेड आया, दूसरे ने फेंका तो उसका टेल आया, तीसरे ने फेंका तो उसका हेड आया। तो इसमें 2 हेड तो एक जैसे हैं, तो ऑड कौन सा हुआ? जिसका टेल आएगा वो ये टेल वाला बिल पे करेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि पहले ने फेंका तो टेल आ गया, दूसरे ने फेंका टेल आ गया, तीसरे ने फेंका तो हेड आ गया। तो ये ऑड वाला कौन सा हुआ? हेड। जिसका ऑड रिजल्ट आएगा, मतलब 2 के एक जैसे आएंगे और एक तीसरे का अलग आएगा, तो जिसका अलग आएगा वो बिल पे करेगा, ऐसा उन्होंने डिसाइड की। देयर इज नो ऑड पर्सन इफ ऑल द 3 टॉसेस प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। उसमें एक कंडीशन और है, अगर तीनों के रिजल्ट सेम आ जाते हैं तो फिर उसको ऑड पर्सन नहीं माने। मतलब तीनों ने टॉस किए तो तीनों का या तो हेड 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 आ गया या तीनों का टेल 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 आ गया। ये जो कंडीशन है इसमें कोई भी ऑड पर्सन नहीं। देखो तीनों के हेड आ गए और तीनों के टेल आ गए, अलग आना चाहिए। ऑड का मतलब एक का अलग आना चाहिए। तो तीनों के अगर सेम रिजल्ट आते हैं तो कोई भी ऑड पर्सन मिलेगा नहीं। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? इफ देयर इज नो ऑड पर्सन इन द फर्स्ट राउंड, एक राउंड चलाया उनने, तीनों ने टॉस की तो तीनों का हेड आ गया, तीनों का टेल आ गया, ये फर्स्ट राउंड हुआ। तो अब इसमें क्या हुआ कि कोई भी ऑड पर्सन उनको मिला नहीं। दे मेक अ सेकंड राउंड ऑफ द टॉसेस, फिर वो सेकंड राउंड लेते हैं, फिर से तीनों ने टॉस किए, फिर से तीनों के अगर सेम रिजल्ट आ गए तो फिर कोई ऑड पर्सन नहीं मिलेगा। लेकिन तीनों में से किसी एक का ऑड रिजल्ट आ गया, मतलब 2 के हेड आ गए या 2 के टेल आ गए, एक का हेड आ गया या एक का टेल आ गया, तो वो ऑड पर्सन होगा। दे कंटिन्यू टू डू सो अंटिल इज एन ऑड पर्सन। अब यही प्रोसेस को, इसी खेल को वो कंटिन्यू करते जाएंगे, कब तक के? जब तक कि उनको ऑड पर्सन ना मिल जाए। ऑड पर्सन कब मिलेगा? जब 2 के रिजल्ट एक जैसे आ रहे हैं और तीसरे का रिजल्ट अलग आ रहा है। तो जिसका सिंगल रिजल्ट आएगा वो ऑड पर्सन होगा, उसको बिल पे करना पड़ेगा। अब पहला राउंड हुआ, पहले राउंड में तीनों के एक जैसे रिजल्ट आ गए तो ऑड पर्सन मिला ही नहीं। फिर उनको दूसरा राउंड खेलना है, दूसरे राउंड में भी मान लीजिए तीनों के एक जैसे रिजल्ट आ गए तो ऑड पर्सन मिला ही नहीं। फिर तीसरा राउंड वो खेलेंगे, तीसरे राउंड में ऑड पर्सन आएगा तो वो बिल पे करेगा।
तीसरा राउंड खेले, चौथा, ऐसा कंटिन्यू ऐसा राउंड चलते जाएंगे कब तक के, जब तक कि ऑड पर्सन ना मिल जाए, क्योंकि बिल तो भरना ही पड़ेगा, कॉफी पिए है वहां पे तो बिल तो देना ही पड़ेगा, चाहे तुम कितने भी राउंड लगा लो। तो पहले राउंड में अगर तीनों के सेम रिजल्ट आ रहे तो फिर एक राउंड और ले, फिर कोई ऑड पर्सन नहीं मिला, फिर दूसरा राउंड खेले उसमें भी तीनों के सेम रिजल्ट आ गए तो ऑड पर्सन नहीं मिला, फिर तीसरा राउंड लेंगे, तीसरे राउंड में भी अगर ऑड पर्सन आ गया तो फिर चौथा, पांचवा, ऐसा कंटिन्यू करते जाएंगे। तो आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 राउंड्स ऑफ टॉसेस आर मेड। एग्जैक्टली 3 राउंड हुए टॉस के, मतलब पहले राउंड में कोई ऑड पर्सन नहीं मिला, तीनों के सेम रिजल्ट आ गए, दूसरे राउंड में तीनों की सेम रिजल्ट आ गए, कोई ऑड पर्सन नहीं मिला, लेकिन तीसरे वाले केवल 3 ही राउंड वहां पे हुए, मतलब तीसरे राउंड में ऑड पर्सन मिल गया होगा। बात समझ में आ रही? तो जो तीसरे राउंड में जो ऑड पर्सन मिला होगा उसको कॉफी का बिल पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन का सिनारियो समझ में आ रहा है आपको? 3 फ्रेंड कॉफी पीने के लिए गए, तीनों ने कॉफी पी लिए, या उसके पहले उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई बिल कौन भरेगा, तो बिल वो बंदा भरेगा, वो एक क्वाइन को टॉस करेंगे बारी बारी से, जो जिसका ऑड रिजल्ट आएगा, जो ऑड पर्सन होगा वो बिल पे करेगा। और ऑड पर्सन के लिए उसने कंडीशन दे दिया, अगर वो तीनों के सेम रिजल्ट आते तो कोई ऑड पर्सन नहीं मिलेगा, सेम रिजल्ट नहीं आना चाहिए, और डिफरेंट रिजल्ट जिसका आएगा उसको ऑड कहेंगे, तो जिसका ऑड रिजल्ट आएगा वो बिल पे करेगा। तो अब पहला राउंड हुआ, तीनों में से कोई ऑड पर्सन नहीं मिला, दूसरा राउंड हुआ, कोई ऑड पर्सन नहीं मिला, तो फिर तीसरा राउंड खेलेंगे, वो 3 ही राउंड हुए उसके अंदर, तो तीसरे राउंड में ऑड पर्सन मिल जाएगा, उस ऑड पर्सन को बिल पे करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, इसको लिखता हूं मैं। अब देखिए, एक क्वाइन को 3 लोग टॉस कर रहे हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? एक ने टॉस किया तो 2 पॉसिबल आउटकम, दूसरे ने टॉस किया तो 2 पॉसिबल आउटकम, तीसरे ने टॉस किया तो 2 पॉसिबल आउटकम। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 8 पॉसिबल आउटकम बनेंगे। तो पहले मैं इसका सैंपल स्पेस बना लेता हूँ। सैंपल स्पेस अपन कैसा बनाते हैं? 8 पॉसिबल आउटकम आने वाले आपको मालूम है, तो एच ई एच ई एच ई एच, देखो 8 हुए के, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब के दूसरे कॉलम के अंदर इसको डबल करते जाओ, पहले एक एक एच लिखे तो अब 2 2 एच लिख लो, 1 2, फिर 2 टी लिख लो, फिर 2 एच लिख लो, फिर 2 टी लिख लो। पहले एक एक आया था, एक एक बार लिखे एच टी एच टी एच टी एच टी, फिर 2 2 बार लिखना, डबल करते हैं, 2 एच 2 टी 2 एच 2 टी, और तीसरे वाले में भी इसको डबल कर दें, 2 एच के 4 एच लिख दो, एच 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 एच, ये 4 एच हो गए। अब 4 टेल लिख दो, टेल 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 और ये टेल। बस ये पॉसिबल आउटकम होंगे, ये 8 है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, एच 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 टी एच 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 टी एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी और टी टी टी। मैं ऐसा लिखता हूँ, पहले 8 पॉसिबल आउटकम आने वाले मेरे को मालूम है, तो एच टी 8 बार लिख दिया, फिर दूसरे कॉलम में डबल कर दो इसको, 2 एच 2 टी ऐसा करके, फिर तीसरे वाले में फिर डबल कर दो, 4 एच 4 टी। मान लीजिए चौथा बंदा भी कभी वहां रहता तो फिर एक कॉलम और बनाते, उसमें ये 4 एच लिखे थे, तो फिर उसको डबल करके 8 एच 8 टी ऐसा बढ़ाते जाते हैं। तो इस वे में भी आप लिख सकते हो, आपको डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख, तो मैं इसमें कन्वीनियंट रहता हूँ इसलिए ऐसा लिखता हूँ। ये पॉसिबल आउटकम है, दैट इज एन ऑफ एस कितना हो गया, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, पहले बंदे ने टॉस किया क्वाइन को तो हेड आया, दूसरे ने टॉस किया तो हेड आया, तीसरे ने भी टॉस किया तो हेड आया, तो ये तीनों एक जैसे सेम रिजल्ट आया, यहाँ पे सेम रिजल्ट, तो इसमें कोई भी ऑड पर्सन नहीं मिला। फिर पहले वाले ने टेल आया, फिर दूसरे का हेड आया, फिर तीसरे का हेड, इसमें देखो 2 के हेड आकर 1 के टेल, ये मिला एक ऑड पर्सन, ये वाला बंदा बिल पे करेगा। अगर कभी ऐसा होता है कि पहले का हेड आया, दूसरे का टेल आया, तीसरे का हेड आया, तो इसमें ऑड पर्सन कौन सा हुआ, ये टी वाला, ये वाला बिल पे करेगा। ये वाला पहले का टी आया, दूसरे का टी आया और तीसरे का एच आया, तो ये 2 के एक जैसे आ गए, ये तीसरे का अलग आया, तो ये वाला एच वाला ये ऑड हो गया, ये बिल पे करेगा। ऐसा भी हो सकता है, पहले का एच आया, दूसरे का एच आया, तीसरे का टी आया, ये दोनों तो एक जैसे एच वाले, ये वाला टी जो अकेला आया ये ऑड होगा, ये वाला बिल पे करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले का टी आया, दूसरे का एच आया, तीसरे का टी आया, तो देखो 2 टी एक जैसे आए, ये नहीं बिल पे करेंगे, ये एच अकेला आया तो ये ऑड हो गया, ये वाला बंदा बिल पे करेगा। ऐसा हो सकता है कि एच टी टी, ये 2 टी एक जैसे आए, ये अकेला एच आया तो ये ऑड हो गया, ये वाला बंदा बिल पे करेगा। टी 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 तीनों के सेम रिजल्ट आ गए, तो इसमें कोई ऑड पर्सन नहीं मिला, तो इस सिचुएशन वाला भी बंदा बिल पे नहीं करेगा। अब मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ रही है, ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो इसमें 8% मिलेगा नहीं, तो फिर दूसरा राउंड लेंगे। मान लीजिए पहले राउंड में तीनों के एच आ गए, कोई ऑड पर्सन मिला नहीं, फिर दूसरा राउंड खेलेंगे, दूसरे राउंड मान लीजिए दोनों के टीटी आ गए, तो भी कोई बिल पे नहीं करेगा। फिर तीसरा राउंड, 3 ही राउंड हो रहे हैं वहां पे,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 राउंड्स ऑफ टॉसेस आर मेट। तीसरे राउंड में कोई ना कोई बंदा इसमें से मिल जाएगा, 6 पॉसिबल आउटकम में से कोई ना कोई पॉसिबल आउटकम आ जाएगा, ऑड पर्सन मिल जाएगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्टली 3 राउंड्स ऑफ टॉसेस अगर वहां पे हुई तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, चलिए देखिए, मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिखता हूं इसकी। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी का पी लिख लो और यहीं से लिख दो एग्जैक्टली 3 राउंड्स ऑफ टॉसेस आर मेट। एग्जैक्टली 3 राउंड्स ऑफ टॉसेस आर मेट। केवल 3 टॉस हुई, 3 राउंड हुए, टॉस के 3 राउंड हुए, मतलब पहले राउंड में कोई ऑड पर्सन नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में मिलेगा ही मिलेगा, और जो ऑड मिलेगा उसको बिल पे करना पड़ेगा कॉफी का। ठीक है, चलिए देखिए, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड की प्रोबेबिलिटी को मैंने ऐसा लिख दिया इनटू, अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट राउंड हुआ, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड राउंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड राउंड। 3 राउंड की प्रोबेबिलिटी में काम खत्म हो जाएगा। फर्स्ट राउंड हुआ उसमें कोई ऑड पर्सन नहीं मिला, सेकेंड राउंड हुआ उसमें कोई ऑड पर्सन नहीं मिला, थर्ड राउंड में ऑड पर्सन मिलेगा। अब देखो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लीजिए जो पहला राउंड हुआ था उसमें कोई भी ऑड पर्सन नहीं मिला, तो इसको मैं लिख देता हूं नो ऑड पर्सन, नो ऑड पर्सन। इसमें कोई भी ऑड पर्सन नहीं मिला। कोई भी ऑड पर्सन नहीं मिलने का मतलब या तो तीनों के एच एच आए होंगे या तीनों के टी टी आए होंगे पहले। N2, ये जो सेकेंड राउंड है, मान लीजिए इसमें भी कोई ऑड पर्सन नहीं मिला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड पर्सन इनटू, अब ये दूसरा वाला जो है, तो सेकेंड राउंड में भी नो ऑड पर्सन, मतलब या तो तीनों के एच आए होंगे या तीनों के टेल आ गए, इसमें भी ऑड पर्सन नहीं मिला, तो फिर एक तीसरा राउंड और हुआ, तो तीसरे राउंड में ऑड पर्सन मिल जाएगा, तो N2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड पर्सन। समझ में आया आपको ये क्या लिख दिया मैंने? प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 राउंड्स ऑफ टॉसेस आर मेट। एग्जैक्टली 3 राउंड हुए टॉसेस के, तो ये फर्स्ट राउंड की प्रोबेबिलिटी इंटू सेकंड राउंड की प्रोबेबिलिटी इंटू थर्ड राउंड की प्रोबेबिलिटी। ये बीच में इंटू के साइन कब लगाते हैं? जब इवेंट कंप्लीट नहीं होती। पहली इवेंट में कंप्लीट नहीं हुई इवेंट, तो अपन ने दूसरे इवेंट के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर तीसरी इवेंट 2 में भी कंप्लीट नहीं हुआ, बिल पे नहीं हुआ, तो फिर तीसरा राउंड हुआ, इसलिए मल्टीप्लाई के साइन लगाते हैं। आपको मालूम है मल्टीप्लाई के साइन कब लगाते? जब इवेंट कंप्लीट नहीं होती तो मल्टीप्लाई के साइन लगाते, और जब इवेंट कंप्लीट हो जाती तो प्लस के साइन लगाते। अब इनकी प्रोबेबिलिटी अपने को लिखना है, विच इज इक्वल टू, अब देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड पर्सन। नो ऑड पर्सन किसको बोलेगा? ऑड पर्सन नहीं मिला, तीनों के सेम रिजल्ट आ गए। तो यहाँ देखो तीनों के एच एच आ गए, एक केस ये वाला है, और तीनों के टी टी आ गए। ये दो ही केस ऐसे जिसमें ऑड पर्सन नहीं मिल रहा है, नो ऑड पर्सन वाला, ये दो। ऑड पर्सन किसको बोलते हैं? जो रिजल्ट सेम नहीं आना चाहिए, बस ये तीनों के सेम आ गए, ये ऑड पर्सन हो गए आपके। ये ऑड पर्सन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पहले वाली, इसकी प्रोबेबिलिटी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने एन ऑफ एस? 8। डिनोमिनेटर में 8 रख दो। अब कितने केसेस है ये नो ऑड वाले? एक एच 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 वाला है और एक टी 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 वाला है, 2 केसेस हो गए। फेवरेबल केसेस इसके 2 हो गए। ये हो गई आपकी 2/8 किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड पर्सन की। इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड पर्सन, सेकंड वाले राउंड में भी कोई ऑड पर्सन नहीं मिला, इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये सेकंड वाले की, इसकी। फिर से टोटल पॉसिबल आउटकम 8 है, और कितने केसेस में ऑड पर्सन नहीं मिल रहा है? एक एच 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 में नहीं मिल रहा और एक टी 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 में नहीं मिल रहा, तो ये 2 हो गए, तो इसके फेवरेबल केसेस 2 हो गए। इनटू अब थर्ड वाला राउंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड पर्सन, तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो 8 है, डिनोमिनेटर में 8, और फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? ऑड पर्सन के देखो, इसमें ऑड पर्सन मिला ये टी वाला, इसमें भी ऑड पर्सन मिला ये टी वाला, इसमें ऑड पर्सन मिला ये एच वाला, इसमें ऑड पर्सन मिला ये टी वाला, इसमें ऑड पर्सन मिला ये एच वाला, इसमें ऑड पर्सन मिला ये एच वाला। तो कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5, ये 6। ये 6 केसेस में ऑड पर्सन मिल जाएगा जिसको बिल पे करना पड़ेगा, तो ये 6/8 हो गया। बस ये हो गई प्रोबेबिलिटी। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो एग्जैक्टली 3 राउंड ऑफ टॉसेस आर मेट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। कितना हो जाएगा ये? विच इज इक्वल टू
1 इंटू 3, तो न्यूमरेटर में तो 3 हो गया, डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 जा 16, 4 जा 64, 3/64 is the required probability of exactly 3 rounds of tosses are made. 3/64 इतनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी का और वाला दिया हुआ है एक क्वेश्चन नंबर 27, और फाइंड द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सैंपल ऑफ 2 आइटम्स ड्रॉन 1 by 1 without replacement from an urn containing 6 items which include 2 defective items. Assume that the items are identical in shape and size. Find the mean number of defective item. Mean number of defective item आपको कैलकुलेट करना, मीन कैलकुलेट करना है इन अ सैंपल स्पेस ऑफ 2 आइटम, 2 आइटम्स का सैंपल स्पेस है, ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम एन अर्न, एक अर्न है उसमें से आपको 2 आइटम निकालना है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब निकाले गए आइटम को उसमें वापस नहीं रखना है। फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 6 आइटम, उसके अंदर 6 आइटम है उस अर्न के अंदर, उसमें से 1 by 1 आपको 2 आइटम निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट के, विच इंक्लूड 2 डिफेक्टिव, उसके अंदर 2 डिफेक्टिव मतलब 2 खराब है, 2 डिफेक्टिव आइटम्स, जब 2 डिफेक्टिव होंगे तो 4 जो होंगे उसमें नॉन डिफेक्टिव होंगे। Assume that items are identical in shape and size. आपको ये assume करना है कि जो items उसके अंदर रखे वो identical है, किसमें, shape में और size में, मतलब वो एक जैसे दिखाई देते। तो एक अर्न बना लेता हूँ मैं, मान लीजिए इस टाइप का कोई अर्न है, अर्न का मतलब समझता आपको कोई वेस या कोई कलश, इसमें टोटल 6 आइटम्स है, कितने, 6 आइटम्स है, 6 आइटम्स, कोई भी हो सकते वो आइटम, बॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें 6 में 2 डिफेक्टिव है, 2 जो है वो डिफेक्टिव को डी बोल लो, जब 2 डिफेक्टिव है तो 4 कितने हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव को डी बार लिख देता हूँ, डी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, नॉन डिफेक्टिव हो गए, ठीक है, 2 डिफेक्टिव और 4 नॉन डिफेक्टिव। अब इस अर्न में से आपको 2 आइटम 1 by 1 निकालना है, और ऐसे निकालना है कि एक आइटम निकाले आपने और निकाल के उसको बाहर फेंक देना है या बाहर रख देना। अब जब एक निकाल लेंगे आप तो अंदर आपके 5 ही बचेंगे, अंदर एक कम हो जाएगा, फिर आपको दूसरा निकालना है, तो आपको मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स निकालना है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उसका मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाते हैं, फिर मीन का एक फॉर्मूला है सिग्मा XI इंटू PI वाला, उसके अंदर वैल्यू रख देंगे तो मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन कि जो डिफेक्टिव आइटम है उसको अपन x के इक्वल सपोज कर लेते हैं, लेट x नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स है, इसको रैंडम वेरिएबल बोलते हैं अपन x को। देन x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0 1, ये अर्न है, इसमें से 2 आइटम आपको 1 by 1 निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट की। तो आपने इसके अंदर हाथ डाले और निकाले, तो मान लीजिए पहला वाला नॉन डिफेक्टिव आ गया, फिर आपने उसको इधर रख दिया, फिर दूसरा निकाले तो वो भी आपका नॉन डिफेक्टिव आ गया, तो सक्सेस कितनी मिली आपको, एक भी नहीं मिली, तो x की वैल्यू 0 हो गई। फिर से आपने अर्न के अंदर हाथ डाले और एक आइटम निकाले तो वो नॉन डिफेक्टिव आ गया, आपने उसको इधर रख दिया, फिर से आपने हाथ डाले उसके अंदर दूसरी बार के लिए, फिर से आपने एक आइटम निकाले तो आपको इस बार डिफेक्टिव आइटम निकला, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहली बार में हाथ डाले और निकाले तो आपको डिफेक्टिव आइटम मिला, फिर उसको इधर रख दिया आपने बाहर, उसको वापस नहीं रखना, उसके फिर दूसरा डिफेक्टिव आइटम निकाल, दूसरा बार आपने एक आइटम निकाले तो वो भी डिफेक्टिव निकल गया, पहला भी डिफेक्टिव निकला था और दूसरा भी डिफेक्टिव, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। बस x की वैल्यू 0, 1, 2, ये 3 वैल्यूज होगी x की। अब ये तीनों के ऊपर इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं, उसको एक टेबल के अंदर रख देते हैं। तो अपने पास में x की वैल्यू तो ये आ गई, इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आ जाएगी, उसको टेबल में रख देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आ जाएगा, और उसके बाद उसका मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स निकाल लेंगे, मतलब मीन निकाल ले, मीन या एक्सपेक्टेशन आपको निकालना है इसके अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब समझ में आ रहा है आपको, अर्न में से आपने 2 आइटम निकाले 1 by 1 तो दोनों भी डिफेक्टिव नहीं आए, x जो है वो डिफेक्टिव आइटम कंसीडर किए अपन ने, क्योंकि अपने को मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम निकालना है, तो x नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम है, तो x की वैल्यू 0 का मतलब एक भी डिफेक्टिव आइटम उसके अंदर नहीं आया।
तो इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ, देखिए एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब पहला वाला भी नॉन डिफेक्टिव आया और दूसरा वाला भी नॉन डिफेक्टिव को अपन ने डी बार लिए। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देख नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी टोटल कितने हैं इसके अंदर, 6 आइटम है, ये पहले वाले नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी टोटल 6 हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके 6 आ गए। उसके बाद 4 नॉन डिफेक्टिव में से एक नॉन डिफेक्टिव मिलेगा आपको, तो ये 4/6, ये वाले नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/6, अभी सॉल्व करेंगे उसको, इनटू फिर ये वाले नॉन डिफेक्टिव के लिए, अब आपने एक नॉन डिफेक्टिव निकाले और उसको वापस इधर रख दिया, आपने बाहर रख दिया, उसको अंदर नहीं रखना है, विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है। तो अब अर्न के अंदर आपके पहले 6 थे, एक निकाल के बाहर कर दिया था, 5 ही बचे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे एन ऑफ एस 5। अब अंदर से आपने एक नॉन डिफेक्टिव तो आपने निकाल के बाहर रख दी, अब ये नॉन डिफेक्टिव में से ही नॉन डिफेक्टिव निकलना है, तो कितने नॉन डिफेक्टिव बचेंगे, यहाँ पे 3 ही बचेंगे, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/5। इसको सॉल्व कर लो, तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 3 से 3 कैंसिल कर लो, तो 2/5। देखो दोनों भी आइटम जब नॉन डिफेक्टिव होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5। फिर P ऑफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि एक डिफेक्टिव आइटम मिलेगा और एक नॉन डिफेक्टिव आइटम मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लीजिए पहला वाला डिफेक्टिव आया और दूसरा वाला नॉन डिफेक्टिव आया, ये इसमें ऐसा भी हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव दूसरा नॉन डिफेक्टिव, पहला नॉन डिफेक्टिव दूसरा डिफेक्टिव भी आ सकता है, उसकी 2 बार लिखेंगे अपन। इज इक्वल टू, पहले ये वाले डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 6 में से एक तो 6 टाइप से निकलेगा, नीचे 6 आ गया। अब डिफेक्टिव आइटम कितने हैं इसके अंदर, 2 है, 2 में से एक डिफेक्टिव कितने टाइप से निकाल सकते हो, 2 टाइप्स, N2। अब ये नॉन डिफेक्टिव निकालना है, तो अब देखो एक आपने जो डिफेक्टिव निकाले उसको बाहर निकाल के रख दिया था, अब यहाँ पे 5 ही बचेंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 5 है ना। अब नॉन डिफेक्टिव निकाल रहे हैं आप, तो 2 डिफेक्टिव थे पहले, तो 2 डिफेक्टिव में का एक डिफेक्टिव आपने निकाल दिए, बाहर चला गया, अब एक ही डिफेक्टिव बचा उसके अंदर और नॉन डिफेक्टिव 4 है, तो 4 में से एक निकलेगा, टोटल 5 ही बचे, 4 में से एक कितने टाइप से निकलेगा, 4C1, मतलब 4 टाइप्स, ये 4 में से एक निकलेगा 4 टाइप से, 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई ये वाले डी बार की या नॉन डिफेक्टिव की। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, पहली बार में मैंने डिफेक्टिव निकाला था, फिर दूसरी बार में मैंने नॉन डिफेक्टिव निकाला, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऐसी हो सकता है कि पहली बार में नॉन डिफेक्टिव आ जाता, पहली बार में नॉन डिफेक्टिव आता और दूसरी बार में डिफेक्टिव आता, तो इन दोनों को आपस में अपन 2 टाइप से 2C1 टाइप से अरेंज कर सकते हैं, इंटू 2C1 ऐसा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ये कॉम्बिनेशन का यूज कर लिया मैंने। ये काय के लिए यूज किया, देखो यहाँ 2 डिफरेंट आइटम निकले, एक डिफेक्टिव निकला एक नॉन डिफेक्टिव निकला, तो अपन ने यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी लिखे हैं ये पहले डिफेक्टिव की लिखे हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ 6 थे पहले, फिर जब दूसरे वाले नॉन डिफेक्टिव की लिखे तो टोटल नंबर ऑफ 5 ही बचे वहाँ पे, है ना। पहले डिफेक्टिव की निकाले और बाद में नॉन डिफेक्टिव की निकाले, तो प्रोबेबिलिटी ऐसी आई, मान लीजिए पहला वाला बल्ब कभी डिफेक्टिव निकल जाता आपका और दूसरा पहले वाला आपका नॉन डिफेक्टिव निकल जाता और दूसरा वाला डिफेक्टिव निकलता, तो एक बार और आती ना प्रोबेबिलिटी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को आपस में कितने टाइप से अपन वो कर सकते हैं, 2C1 टाइप से और भी वो कर सकते हैं, तो मैंने 2C1 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, C आपके कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा करने से आपको 2 बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप यहाँ पे 2C1 कर सकते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं करे थे अपन ने ऐसा, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी आइटम एक जैसे ही थे, पहला नॉन डिफेक्टिव निकला दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव निकला, यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं ऐसा इसका मल्टीप्लाई कि एक डिफेक्टिव निकला एक नॉन डिफेक्टिव, अपन ने पहले डिफेक्टिव निकाले बाद में नॉन डिफेक्टिव निकाले, ऐसा भी हो सकता है कि पहले नॉन डिफेक्टिव बाद में डिफेक्टिव, इसलिए मैंने 2C1 का मल्टीप्लाई किया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन, ये 2 3 जा 6 और कैंसिल नहीं होगा 3 से, यहाँ बचा 4 और ये 3/5, इसको लिखता हूँ मैं, ऊपर 4 बचा, नीचे 3 5 जा 15 हो जाएगा, इनटू 2C1 को 2/1 लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8/15, ये आ गई आपकी P ऑफ x इज इक्वल टू 1 या P ऑफ डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 8/50। अब तीसरा वाला केस ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 वाला, P ऑफ x इज इक्वल टू 2, देखिए x इज इक्वल टू 2 का मतलब है
पहली बार में जो आइटम निकाले वो भी डिफेक्टिव निकला और दूसरी बार में जो आइटम निकाले वो भी डिफेक्टिव निकला, तो क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ये डिफेक्टिव और दूसरा भी डिफेक्टिव इज इक्वल टू, देखो ये पहले वाले डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ आइटम 6 हैं, आप डिफेक्टिव निकाल रहे तो डिफेक्टिव 2 है, इसके अंदर 2 डिफेक्टिव में से एक डिफेक्टिव कितने टाइप से निकलेगा 2C1 या 2 टाइप से, इनटू दूसरे वाले डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालते, अब ये एक डिफेक्टिव निकाल के बाहर कर दिया मैंने तो टोटल में एक कम हो जाएगा, 5 ही बचेंगे यहाँ पे। और दूसरी बार में भी आपको क्या निकालना है, डिफेक्टिव निकालना है दूसरी बार में भी, तो 2 डिफेक्टिव में का एक डिफेक्टिव तो पहले ही निकाल दिए थे आपने, अब एक ही डिफेक्टिव बचा हुआ, एक डिफेक्टिव में से एक ही डिफेक्टिव निकलेगा आपका एक टाइप से, 1/5 हो जाएगी ये सेकंड वाले डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, पहले वाले डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 2/6 और दूसरे वाले डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5। अब देखो यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ऐसी आपको, क्योंकि दोनों भी एक जैसे, पहला डिफेक्टिव निकला दूसरा डिफेक्टिव निकला। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ऊपर 1 और नीचे 3 5 जा 15, ये हो गया आपका 1/15। ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 12, ये उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हो गई 2/5, 8/15 और 1/15। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये x और ये p ऑफ x, ये उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, रैंडम वेरिएबल लिखते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, तो x की 3 वैल्यूज हैं, एक इसमें आ जाएगी 2 और ये 3, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। जब x इज इक्वल टू 0 था तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या थी 2/5, जब x इज इक्वल टू 1 था तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 8/15, जब x इज इक्वल टू 2 था तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/50। देखो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रैंडम वेरिएबल का सही बनाया कि नहीं बनाया, इसके लिए क्या करते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटीज है इसका सम करके देखते हुए एक्जैक्टली बनाना चाहिए, 2/5 प्लस 8/15 प्लस 1/15, एलसीएम इसका 15 ले लिए, तो 5 से डिवाइड करें 3 टाइम 3 2 जा 6 प्लस 15 से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे 8 प्लस 15 डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे 1, कितना हो गया 8 और 1 9, 9 प्लस 6 15/15 इज इक्वल टू 1, एक्जैक्टली 1 आना चाहिए जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उसका सम। इसका मतलब ये है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल सही बना है। ये तो अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना लिया, आप अपने को फाइंड द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स निकालना है, मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन के लिए एक फॉर्मूला होता है, सेंस मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल को अपन एक्स बोले, मीन ऑफ एक्स, इसको ई ऑफ एक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं या इसको म्यू के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू, इसको एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, मीन को मीन बोलो या एक्सपेक्टेशन बोलो, ये होता है सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई, और ये आई इज इक्वल टू 1 टू एन, ये समेशन या सिग्मा का साइन है, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना और एन तक जाना, और ये एक्स आई इंटू पी आई, मतलब आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो x1 p1 दोनों का प्रोडक्ट और बीच में प्लस कर, फिर आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो x2 p2, आई की वैल्यू 3 रखेंगे, 4 5 कहाँ तक रख सकते हैं, n तक के रख सकते हैं, तो ये आपके मीन या एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसको प्लस कर लेंगे तो मीन या एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको, एक्स आई की वैल्यू कितनी है, पहले ये ले लो, 0 में 2/5 का इंटू करो, ये 0 इंटू 2/5, ये हो गया आपका x1 p1, अब समेशन का साइन है तो प्लस लगा दो, प्लस x2 p2, ये हो गया x2 और ये हो गया p2, 1 इंटू 8/15, 1 इंटू 8/15 प्लस फिर थर्ड वाला 2 इंटू 1/15, बस इतना ही है, ये x1 की वैल्यू हो गई, ये p1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू हो गई, ये p2 की वैल्यू हो गई, ये x3 की वैल्यू हो गई, ये p3 की वैल्यू, x की वैल्यू 0 1 2 है, अब यहाँ वैल्यू रखते जाओ और प्लस करते हो, इसको सॉल्व कर लो, देखो ये तो 0 का इंटू हो रहा है तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 8/15 प्लस 2/15, एलसीएम ले लो तो 15 आ जाएगा,
ये 8 + 2 ये हो जाएगा आपका 8 + 2 10 अपॉन 15, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। फाइनली वी हैव गॉट 2/3। मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम जो होंगे वो 2/3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, इवैल्यूएट डेफिनिट इंटीग्रल है, डेफिनिट इंटीग्रल π/6 to π/3 dx अपॉन 1 + √10x। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रल के किसी भी क्वेश्चन को हम आई के इक्वल कंसीडर करते हैं, तो इसको आई के इक्वल ले लो पहले। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ π/6 to π/3 dx अपॉन 1 + √10x। इस √10x को √sin x अपॉन √cos x लिख सकते हैं अपन, विच इज इक्वल टू π/6 to π/3, ये लिमिट लगी हुई है, ऊपर dx अपॉन 1 + √sin x अपॉन √cos x लिख लिया मैंने, अलग अलग अंडर रूट में ले लिया। अब यहाँ पे √cos x एलसीएम ले लेते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ π/6 to π/3, ऊपर dx है, यहाँ एलसीएम ले लो √cos x, इसके अपॉन में 1 है, √cos x का इंटू हो जाएगा, √cos x प्लस एक √cos x से डिवाइड कर 1 का इंटू करेंगे तो √sin x, ये डबल फ्रैक्शन में तो √cos x को ऊपर शिफ्ट कर दो, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ π/6 to π/3, ये √cos x अपॉन √cos x प्लस √cos x प्लस √sin x और ये dx। अब देखिए यहाँ पर अपन 4 नंबर की प्रॉपर्टी का एक एडवांस फॉर्म था, 5 नंबर की प्रॉपर्टी इंटीग्रल ऑफ a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a + b - x f of x dx वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये 30 + 60 90 हो जाएगा, तो अपना काम आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टी लिखता हूँ यहाँ पे, देन इंटीग्रल ऑफ a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a to b f of a + b, लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस कर लो, और -x dx। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 थी आपकी। 4 नंबर की जो प्रॉपर्टी उसी का एडवांस फॉर्म, ये दोनों लिमिट को प्लस कर देते, उसमें से x को माइनस कर देते। चलिए देखिए आगे क्या हो जाएगा ये, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, आई के इक्वल चल रहा था, इंटीग्रल ऑफ π/6 to π/3 √ ये cos, देखिए x है यहाँ पे, तो ये π/6 प्लस π/3 को प्लस करेंगे और इसमें से x को माइनस करेंगे, π/6 प्लस π/3 माइनस x, न्यूमरेटर में हो गया a + b - x, ऐसे डिनोमिनेटर में भी करेंगे, √cos π/6 प्लस π/3 माइनस x प्लस √sin x में भी ऐसे ही करेंगे, ये sin π/6 प्लस π/3 माइनस x और ये dx। चलिए विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ π/6 to π/3। अब यहाँ देखना cos 30 + 60 है ये, तो 90 हो जाएगा, 90 - x बोल लो उसको, तो 90 - थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट में ऑल प्लस होते थे, प्लस हो जाएगा, 90 वाला चेंज, 90 वाला तो चेंज कर देंगे, cos का sin x हो जाएगा, √sin x हो गया ऊपर, डिनोमिनेटर में भी ऐसे करो, cos 90 - x, 90 - थीटा, sin थीटा होता तो ये sin x हो जाएगा, √sin x प्लस ये √sin 30 + 60 90 - x, sin 90 - थीटा cos थीटा, तो ये cos x हो जाएगा, √cos x और ये dx। अब देखो ये वाला
और ये वाला दोनों एक जैसे आ रहे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी डिनोमिनेटर, तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 देके दोनों को ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर एक जैसा आ जाएगा, एलसीएम लेने से अपने को फायदा हो जाएगा। इसको दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड, बस। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते तो अपना काम हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 क्या है, ये आई के इक्वल आई इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। आई प्लस आई, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड प्लस कर लिए, और इधर इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और ये डी एक्स प्लस सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड ये वाला पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ये पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और ये डी एक्स ऐसे ही है। अब देखो डी एक्स, ये दोनों की सेम लिमिट है और डी एक्स लिखा हुआ है, तो इनको एक ही इंटीग्रल में डाल देते हैं दोनों को, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ये आई प्लस आई 2i इक्वल टू लिमिट एक जैसी है इसलिए एक इंटीग्रल में डाल रहा है, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 पहला वाला अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और ये डी एक्स लगा दो ऐसा। अब देखो अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस एक जैसा है, एलसीएम ले लो, इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, एलसीएम आ गया अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, दोनों एक जैसी क्वांटिटी है, इससे डिवाइड करें तो 1 का इंटू करेंगे तो अंडर रूट कॉस एक्स, प्लस इससे डिवाइड करें 1 का इंटू करेंगे अंडर रूट साइन एक्स, और ये डी एक्स। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसा है, कैंसिल कर दो दोनों को, क्या बच गया, केवल डी एक्स बच गया, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है विच इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और ये लिमिट लगा दो पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 ना, ये डी एक्स बचा था इंटीग्रेशन के अंदर, उसका इंटीग्रेशन एक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से। अब एक बार पाई बाई 3 रख दो एक्स के प्लेस पे, एक बार पाई बाई 6 रख के माइनस कर दो, विच इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ये 60 है और ये 30, 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं आप, 6 से एलसीएम ले लिए तो 2 पाई माइनस पाई, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो ये आ गया आपका 2 पाई माइनस पाई पाई बाई 6। ये किसके इक्वल आया, ये आया आपका 2i के, अपने को i चाहिए तो 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, i इज इक्वल टू पाई बाई 6 2 जा 12 हो जाएगा। ये इस गिवन इंटीग्रल की रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई पाई बाई 12। क्वेश्चन नंबर 28 का और करेंगे, इवैल्यूएट डेफिनिट इंटीग्रल 0 टू 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx। देखिए एक डेफिनिट इंटीग्रल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना हमको, तो सबसे पहले मैं इस इंटीग्रल को i के इक्वल कंसीडर कर लेता, डेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx। देखिए
इंटीग्रेशन करने के पहले अपने को ये मॉडुलस का साइन यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो मॉडुलस का साइन हटाने के लिए डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी है अपने पास में, प्रॉपर्टी नंबर 3, उसका यूज करेंगे अपन। सेंस इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर एक कंडीशन रहती है वेयर दिस सी इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू सी, एक नई लिमिट आ जाती है यहाँ पर सी, जिसको पहले अपर लिमिट के प्लेस पर रखते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस उसी नई लिमिट को लोअर लिमिट के प्लेस पर रखते हैं एक बार सी बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये जो सी है आपका ये ग्रेटर देन ए और लेस देन बी रहता है, मतलब ये ए और बी के बीच की वैल्यू रहती है। ये मॉडुलस फंक्शन है, तो ये जो नई वाली लिमिट है अपनी सी, इस मॉडुलस फंक्शन के अंदर से ही अपने को मिल जाएगी। मॉड के अंदर x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसको यदि अपन 0 के इक्वल पुट करें x माइनस 1 को, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो जो अपनी नई लिमिट होगी सी के प्लेस पे उसको अपन 1 ले लेते हैं, और ये 1 देखो 0 से बड़ा और 4 से छोटा है, तो लगा देते हैं हम इसको। Therefore I is equal to इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, सी के प्लेस पे 1 रख दिए पहले, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 to 4, एक बार उसको a के प्लेस पे रख देंगे, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और ये डी एक्स। यहाँ पे कंडीशन नई वाली लिमिट अपन ने 1 लिए, तो 1 इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 4। देख लो ये जो 1 है आपका ये 0 से बड़ा है और 4 से छोटा है। कहाँ से मिली अपने को ये 1 वैल्यू? तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन रहता है उसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालो, तो वही अपनी नई लिमिट हो जाती है। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद अब इस मॉडुलस के अंदर 0 से बड़ी और 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ओरली रख के देखेंगे, अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो मॉड का साइन हटा के इसके सामने माइनस ले लेंगे, और 1 से बड़ी और 4 से छोटी कोई वैल्यू रखेंगे मॉडुलस के अंदर यहाँ, और अगर पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए तो मॉड का साइन हटा के सामने प्लस साइन ले लेंगे, और नेगेटिव क्वांटिटी आए तो माइनस का साइन लेते हैं, ऐसा मॉडुलस का साइन हटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1। अब देखो 0 से बड़ी और 1 से छोटी 0.5, 0.5 अगर अपन ने यहाँ रख दिए तो 0.5 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 0.5 आ जाएगा। नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है तो मॉड का साइन हटा के माइनस ले लो, ये माइनस x माइनस 1 और ये dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 to 4, यहाँ पे 1 से बड़ी और 4 से छोटी कोई वैल्यू रखो, 1 से बड़ी और 4 से छोटी 2 रख दी मान लीजिए, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड का साइन हटा दो और प्लस का साइन ले लो, ये x माइनस 1 डी। ऐसे अपन मॉड का साइन हटा देते। अब इनके इंटीग्रेशन अपन आसानी से कर सकते हैं, तो विच इज इक्वल टू, ये माइनस को बाहर कर दो और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 डी एक्स का x हो जाएगा, और ये लिमिट लगा दो 0 to 1 प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 डी एक्स का x, और यहाँ लिमिट लगा देते हैं 1 to 4। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस से ऐसा कर दिया अपन ने। अब एक बार x के प्लेस पे 1 रख दो और एक बार 0 रख के माइनस कर दो, एक बार x के प्लेस पे 4 रख दो और 1 रख के माइनस कर दो, तो विच इज इक्वल टू, ये माइनस तो बाहर है, x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, अब एक बार 0 रख के माइनस कर दो, माइनस 0 स्क्वायर करेंगे तो 0 अपॉन 2 माइनस 0, सेकेंड वाले में भी रख दो ऐसे ही, प्लस x के प्लेस से 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर 16 अपॉन 2 माइनस 4, और एक बार 1 रख के माइनस कर दो, माइनस 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस 1। ये इसको सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू, ये माइनस 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये माइनस है और ये 0 हो जाएगा, पूरे 0 हो जाएगा, छोड़ दो उसको, प्लस 2 से कैंसिल कर लो 16 को, 2 8 जा 16, और 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1,
1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आएगा, सामने माइनस है तो +1/2 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। ये 1/2 -1 -1/2 आएगा, सामने माइनस है तो +1/2 हो जाएगा। +4 +1/2। देखो ये हाफ और हाफ 1 हो गया, 1 + 4 5, टोटल 5 आ जाएगा। ये आ गई अपनी आई की वैल्यू। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन इंटीग्रल। ऐसे आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ले। क्वेश्चन नंबर 29, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 0। देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, क्योंकि इसमें dx और dy दिख रहे हैं, तो इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब इसका जनरल सोल्यूशन हमको कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले हम उसको ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं जिसका सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है अपने को पता रहता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि लेफ्ट साइड के अंदर dy बाई डी एक्स या dx बाई डी वाई छोड़ देते हैं अपन, और राइट साइड में जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म बन रहा है वो देखेंगे, और फिर उसका सोल्यूशन अपने को पता है। तो पहले मैं गिवन इक्वेशन को लिख लेता हूँ, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब dx और dy एक को शिफ्ट कर दो, y dx इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई। ऐसा हो गया। के पास में दो चॉइस है, आप dy बाई डी एक्स बनाएंगे या dx बाई डी वाई बनाएंगे। तो जिससे अपने को फायदा हो जाए अपन वो बनाते हैं। अब देखो अगर अपन dy बाई डी एक्स बनाने की अगर कोशिश करें तो dy यहाँ रहेगा, dx नीचे आएगा, तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ये y इधर ही रहेगा, ये वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपॉन माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर ऐसा आएगा। मतलब y अपॉन माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर और ये dy बाई डी एक्स ऐसा बनेगा। अगर अपन dy बाई डी एक्स बनाएंगे तो देखो ऊपर एक टर्म दिख रही और नीचे दो टर्म दिख रही थी, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ऐसा मत बनाओ। आप क्या कर लो, इसको dx बाई डी वाई बना लो, तो उससे क्या होगा, न्यूमरेटर में दो टर्म आ जाएगी, डिनोमिनेटर में एक टर्म आ जाएगी, तो वो आसान फॉर्मेट में हो जाएगा। dx में ही रन देंगे, dx में ही रन देंगे, dy को नीचे लाएंगे तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू ये माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर यही रहेगा, और ये वाला y नीचे आ जाएगा। अब इस y से इसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे तो ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा, जिसको सॉल्व करना अपने को पता है। सोच लेना है आपको कि dy बाई डी एक्स बनाना है या dx बाई डी वाई बनाना है। तो मैं यहाँ पे dx बाई डी वाई बना रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा फायदा है। तो विच एम्प्लाइज ये dx को यहीं रहने दो, ये dy को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाओ, इज इक्वल टू ये वाली टर्म यही रहेगी, माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर, और ये वाले y को नीचे लाओ अपॉन y। अब ये माइनस साइन का इंटू कर दो और y से इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, विच एम्प्लाइज dx बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक y कैंसिल हो जाएगा तो y आ जाएगा, वाई स्क्वायर को y से डिवाइड करेंगे तो y बच जाएगा। अब देखो इधर दिख रहा है आपको dx बाई डी वाई, और ये माइनस एक्स अपॉन वाई को अगर अपन इधर शिफ्ट कर ले तो ये अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाला बन जाएगा, विच एम्प्लाइज dx बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई। देखो ये बन गया फॉर्म, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, p के प्लेस पे 1 अपॉन वाई और ये q के प्लेस पे y। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया सेकंड टाइप वाला। दो टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक रहता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, एक ही होता है, और एक होता है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो ये कौन सा बना आपका, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स, ये p के प्लेस पे 1 अपॉन वाई और ये x और इज इक्वल टू क्यू, सेकेंड वाला फॉर्म बन रहा है। तो उसी से इसको कंपेयर कर लो। ऑन कंपेयरिंग with dx by dy plus px is equal to q, इससे इसको कंपेयर करेंगे तो dx बाई डी वाई है, x का कोफिशिएंट p है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 अपॉन वाई है, तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई एंड
Q इज इक्वल टू वाई, Q इज इक्वल टू वाई। अब देखो यहाँ पर P और Q दोनों भी y के फंक्शन आ गए, y के फंक्शन हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। अब इसका जनरल सोल्यूशन अपने को पता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी वाला। तो उसके लिए अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। सेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रल p dy लिखेंगे। क्यों लिखेंगे dy? क्योंकि p और q जो है y के फंक्शन है। इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रल p की वैल्यू 1/y और ये dy विच इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर 1/y का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ y। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी आ गई, तो e आ गया बेस में और यहाँ लॉग है, तो e को भी छोड़ दो और लॉग को भी छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ y आ जाएगा। इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y। अब देखो मॉडुलस ऑफ y आया, लॉग तो हट गया इसके साथ का, तो ये मॉड का साइन हटा दो, ऐसे लेते हैं अपन, केवल y ले लेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना y आ गया y। अब अपने पास में डायरेक्ट जनरल सोल्यूशन है इस फॉर्म का, उसका यूज कर लेते हैं। जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन? इज ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू का जनरल सोल्यूशन क्या होता है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ये p और q y के फंक्शन रहते हैं, इसलिए dy आता है, यहाँ भी dy आता है और यहाँ भी dy। रखो इसके अंदर वैल्यू, तो विच एम्प्लाइज ये x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू है, q की वैल्यू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y है और ये dy प्लस c। इसको सॉल्व कर लो, विच एम्प्लाइज ये xy इज इक्वल टू ये y इंटू वाई स्क्वेयर हो जाएगा, y स्क्वेयर का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3 और प्लस c। बस आप चाहे तो ये वाले y से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो इसको, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू ये y क्यूब अपॉन 3y प्लस c अपॉन y। एक y से इसको स्क्वायर टाइम कैंसिल कर लो, y क्यूब को y स्क्वायर इंटू वाई लिख सकते हैं, एक y कैंसिल या पावर माइनस कर सकते हैं आप। तो फाइनली वी हैव गॉट x इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 3 प्लस c अपॉन y। आप चाहे तो y के ऊपर ले जाके y की पावर माइनस कर सकते हैं। ये इसका जनरल सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब जनरल सोल्यूशन ही होता है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस c अपॉन y, ऐसे आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 और सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, इसको सॉल्व करना मतलब इसका जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। पहले मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर dx। देखिए इसमें dy dx दिख रहा, तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन किस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन अभी अपने को पता नहीं है। वो पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको ऐसा सॉल्व करेंगे कि लेफ्ट साइड में dy बाई dx या dx बाई dy आ जाए, उसके बाद अपने को पता चलता है कि किस टाइप का इक्वेशन है, और जिस टाइप का इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करने की टेक्निक अपने को पता है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो इसमें एक dx ये दिख रहा है, एक dx ये दिख रहा, अपने को एक ही dx और एक dy चाहिए, तो ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ मैं पहले, फिर कॉमन निकाल लेंगे। विच एम्प्लाइज एक्स dy इज इक्वल टू ये अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर dx और ये माइनस वाई dx का प्लस वाई dx हो जाएगा। यहां से dx कॉमन निकाल लो, विच एम्प्लाइज एक्स dy इज इक्वल टू, यहाँ से dx कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस वाई और ये dx। इधर dy आया, इधर dx आ गया, तो अपने को dy बाई dx या dx बाई dy बनाना, तो देखो क्या बनाने में फायदा रहेगा अपने को, यहाँ dy है और ये dx को अगर अपन नीचे लाते हैं तो ये dy बाई dx इक्वल टू ये टर्म यही रहेगी, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई और ये x को नीचे कर देंगे,
तो देखो dy बाई डी एक्स बनाने में फायदा, ऊपर 2 टर्म आ रही, नीचे 1 टर्म आना चाहिए। तो अपन dy बाई डी एक्स ही बना लेते हैं, तो dy को ही रहने दो, ये dx को नीचे कर लो। तो विच एम्प्लाइज ये dy है ही रहा, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाए ये वाले dx को, और इसको यहीं रहने दो और इसको नीचे कर दो। इस इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई और ये अपॉन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई अपॉन एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में नहीं है, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं है, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं है, 3 फॉर्म तो नहीं है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्म देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, यहाँ वाई स्क्वेयर, ये अंडर रूट के अंदर है अंडर रूट के अंदर, और ये वाई की पावर 1 है। मतलब अगर अंडर रूट के बाहर अपन निकाले, इसको ऐसे निकलेगा नहीं डायरेक्ट ये, लेकिन ये अंडर रूट के बाहर आएगी तो 2 पावर का 1 पावर हो जाता है, तो इस टर्म की डिग्री भी 1 है, इस टर्म की डिग्री भी 1 है, और इस टर्म की डिग्री भी 1। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म की डिग्री जो है वो सेम है। तो ऐसा जब अपने को दिखाई देता है तो इसका मतलब ये होता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है डेफिनेटली। तो यहाँ पे अपने को इसको प्रूव नहीं करना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिर्फ हम इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऐसा, अगर अपन ये इधर डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है आपको, तो ये y अपॉन एक्स है, तो अपन इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिख देंगे, तो भी वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे ही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये देखो, ये स्क्वायर स्क्वायर भले ही आपको दिख रहा है, लेकिन अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के बाहर आती है 2 पावर, तो 1 पावर हो जाती है, इसकी भी 1 पावर है, इसकी 1, मतलब हर एक टर्म की डिग्री यहाँ पर 1 है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जब अपने को पता चल जाए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं कि इधर डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, इधर डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो हम इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते, फिर उस y अपॉन एक्स को v पुट करके सॉल्व कर लें। चलो करो, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से इसको अपने को y अपॉन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अंडर रूट के अंदर से आप एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालो, ये एक्स स्क्वेयर अंदर कॉमन निकाले तो 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर ऐसा बचेगा, इंटू करके देख लो आप, ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर कैंसिल होकर वाई स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस ये वाई को ऐसे ही रहने दो, अपॉन एक्स को भी ऐसे ही रहने दो, और सॉल्व करो इसको, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वेयर को अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो एक्स हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर को वाई अपॉन एक्स होल स्क्वेयर ऐसा लिख सकते हैं आप, प्लस वाई और ये x, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर से आप x कॉमन निकाल लो, ये x कॉमन निकाले, यहाँ बचेगा अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वेयर और प्लस वाई अपॉन एक्स, आप इंटू करके देख लो तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, x का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, और x का इंटू करेंगे तो x कैंसिल होकर y आ जाएगा अपॉन x। अब आप इस x से x को कैंसिल कर लो, तो फाइनली अपने पास में आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई अपॉन एक्स। अब देखो इधर डी वाई बाई डी एक्स था, y अपॉन एक्स था, तो इसको हमने इसकी हर एक टर्म को y अपॉन एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, 1 के साथ में y अपॉन एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, ये y अपॉन एक्स की पावर 2 है और ये y अपॉन एक्स, तो इधर डी वाई बाई डी एक्स था, तो इधर की हर एक टर्म को हमने y अपॉन एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। अब हमको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो अपन ने y अपॉन एक्स के फॉर्म में इसको बनाया, इसको भी पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। पुट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू वी एक्स, इसको एक इक्वेशन भी दे दो आप, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, करो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन x और v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स, या ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस
एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये आ गई अपनी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, यहाँ रख देते हैं और y अपॉन एक्स को अपन ने v ले ली। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दो आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे ये रख दो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, के प्लेस पे रख दिया, अब इधर y अपॉन एक्स को v रख दो, तो अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा प्लस v, अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स को v रखेंगे, उसका स्क्वायर तो v स्क्वायर और प्लस वाई अपॉन एक्स को v। इसको सॉल्व करना है, ये v से v कैंसल्ड, क्या आ गया, डी वी बाई डी एक्स, एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। देखो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स आ गया, डी वी बाई डी एक्स है इज इक्वल टू एफ ऑफ वी इंटू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आ गया, दो वेरिएबल आ गए, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वी इंटू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आ गया। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, आप वेरिएबल को सेपरेट करके इसको सॉल्व कर लो। तो बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, कर लो वेरिएबल को सेपरेट, ये v वाले को इधर dv के साइड ले आओ, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स और ये dx। अब देखो इधर dv है इधर dx है, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, कर लो दोनों साइड को इंटीग्रेट, यहाँ कर देता हूँ मैं, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, ये डायरेक्ट आपके 10 फॉर्मूले में का एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला, सिंस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोल सकते हैं उसको, इज इक्वल टू होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। याद आया, ये वाला फॉर्मूला है 10 फॉर्मूले में का एक फॉर्मूला। ठीक है भाई, चलिए रख दो यहाँ पे ए स्क्वायर के प्लेस से 1 स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के प्लेस से वी स्क्वायर है, और ये 1 अपॉन एक्स का तो लॉग मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा। तो देयरफॉर लॉग मॉड ऑफ एक्स के प्लेस पे आपको वी रखना है, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर, एक्स के प्लेस से वी है, प्लस सी अपन इस साइड में लगाएंगे। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग मॉड ऑफ एक्स और ये प्लस सी, ये लॉग मॉड ऑफ एक्स को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज लॉग मॉड ऑफ वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। यहाँ पर लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा विच एम्प्लाइज लॉग, एक ही मॉड में ले लो, तो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। ये यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है तो बेस में ही ले लो, ये बेस में ही ले लेते हैं, है ना, और फिर v के प्लेस वाई अपॉन एक्स रखते हैं। अगले पेज में ले लेता हूँ मैं इसको, बस हो ही गया यार। चलिए देखिए बेस में यहाँ पर ये है, तो ये c जो है आपका e की पावर में आ जाएगा और ये वाली क्वांटिटी इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका e रेज़ टू द पावर c इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स, ये ऐसा आ गया। अब ये मॉड का साइन हटा देते हैं अपन और प्लस माइनस लगा लेते हैं, यहाँ पर v के प्लेस वाई अपॉन एक्स भी पुट कर देते हैं, पुट v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये हो गया आपका e रेज़ टू c इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस ले लिया मैंने, v के प्लेस पे y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट
1 प्लस वी स्क्वेयर करेंगे तो वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर हो जाएगा अपॉन एक्स। ये प्लस माइनस का इंटू इधर कर देते हैं, विच एम्प्लाइज प्लस माइनस ई रेस टू द पावर सी इज इक्वल टू, ये वाई अपॉन एक्स है प्लस यहाँ पे अंडर रूट के अंदर एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और ये अपॉन एक्स। इसको अंडर रूट के बाहर करते तो ये भी एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स है, तो एक बार एलसीएम एक्स ले लेते हैं और ये प्लस माइनस ई रेस टू सी के प्लेस पे कांस्टेंट सी रख देते हैं, विच एम्प्लाइज ये सी हो गया इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे तो एक्स और ये एक्स, तो एलसीएम लेके नीचे लिख देता हूँ मैं एक्स और ये वाला एक्स पहले से है, ये हो जाएगा वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। देखो भाई मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। इसको एक स्टेप में अपन और लिख सकते हैं ऐसा, विच एम्प्लाइज ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सी की तरफ कर दो तो सी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। आप चाहे तो ये वाली टर्म को इस साइड लिख सकते हो और इसको इस साइड कर सकते हो लिखना चाहे तो, विच एम्प्लाइज वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वेयर। बस दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसका सोल्यूशन या उसका जनरल सोल्यूशन y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। एलपीपी की प्रॉब्लम लिखी हुई है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है ग्राफ पेपर का यूज करके। मैक्सिमाइज मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू z इज इक्वल टू 400x प्लस 300y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दिए हुए x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 200, x इज लेस देन आर इक्वल टू 40, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट दिए हुए हैं और इस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है, एलपीपी की प्रॉब्लम है, इसको आपको ग्राफ पेपर के ऊपर सॉल्व करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो इसके लिए एक ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी अपने को, है ना। पहले मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, एक ग्राफ पेपर मिलेगा आपको इसके लिए, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला है। तो ये जितने भी इनइक्वालिटीज दी हुई है इसके अपन टेबल बना लेते हैं सबके, और फिर उसमें जिस टाइप का डेटा आएगा, जिस टाइप के नंबर्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे स्केल सपोज करके एक्सेस ड्रा करेंगे और फिर उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। तो x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 200 है, x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 200। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है तो इसके लिए टेबल वैल्यूज का एक टेबल बना लेते हैं, दो वैल्यूज के लिए छोटा सा टेबल, एक्स वाई आ जाएंगे और एक वैल्यू यहाँ और एक वैल्यू यहाँ, दो ही वैल्यू लेते हैं अपन, ये x और ये y। एक बार x को 0 रख दो, यहाँ 0 रखे तो y इज इक्वल टू 200, फिर एक बार y को 0 रख दो, यहाँ 0 रखेंगे आप तो x इज इक्वल टू 200, ये हो गया एक। फिर x इज लेस देन आर इक्वल टू 40 है, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 40 तो x इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू a या x इज इक्वल टू 40, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आ जाएगी ये तो डायरेक्ट। एक x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो ये भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आ जाएगी। और ये y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस आ जाएगी। तो इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं, अपने को डायरेक्ट ही दिख रहा है, सिर्फ अपन हाफ प्लेन बार डिसाइड कर लेंगे उसका। तो अब ये 200 दिख रहा है ना, 200 दिख रहा है और यहाँ पे 40 और 20 आएगा, तो अपने को स्केल क्या कंसीडर करना पड़ेगा, सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो 1 सेंटीमीटर को 20 यूनिट अगर ले ले अपन, तो देखो 10 ब्लॉक है कि अपने पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो अपन 20 यूनिट ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। स्केल लिखता हूँ मैं पहले, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। चलिए अब बना देते हैं अपन ग्राफ, यहाँ से ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी भी ले सकते हैं अपन, इधर तो बहुत है अपने पास। चलो बनाओ, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश
और इसको ले लो वाई ओ वाई डैश। तो एक्स इज इक्वल टू 0 तो ये आ गया है ना, वाई इज इक्वल टू 200 है, तो 200 के लिए 10 ब्लॉक जाना पड़ेगा आपको, 20 40 60 80 100 120 140 160 180 और ये 200 यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। इसको ले लो आप, ये है आपका 0,200। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका 200,0, एक्स एक्सिस पे 200, तो ये हो गया 20 40 60 80 100 120 140 160 180 और ये 200। 10 ब्लॉक आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ आ गया। और वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो यहीं आ जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट आ गया आपका 200, दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो, दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो डार्क लाइन से। हो गया, आगे तक इसको बढ़ा सकते हैं अपन। तो ये वाली जो लाइन है ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका इक्वेशन लिख देता हूँ मैं इसके ऊपर। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, है ना। अब दूसरा है आपका x इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 40 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो 40 ले लो x एक्सिस पे, वहाँ ये 20 और ये 40, तो यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट। ये यहाँ से सीधी एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो सीधी, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी किसको, ये 20 और ये 40, ये x इज इक्वल टू 40 को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद एक है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20, है ना, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20, ये 20 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये आगे x इज इक्वल टू, यहाँ से सीधी y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, नीचे तक जाएगी। ये वाली लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली कर रही है आपकी x इज इक्वल टू 20 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए अपने लाइन तो अपने तीनों ड्रा कर दिए, अब इसके हाफ प्लेन अपने को लेना है, कौन सा हाफ प्लेन आएगा। पहले ये वाली इनइक्वालिटी में 0,0 वाला पॉइंट यहाँ पुट करते हैं, ओरिजिन ये है, ये 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, है ना, तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 200, सही है, ये ट्रू है। तो कौन सा हाफ प्लेन आएगा आपका इस लाइन का, नीचे वाला, ये इधर वाला हाफ प्लेन आएगा जो जिसके अंदर 0,0, इसको थोड़ा सा साइड लगा दो, 2-4 एरो बना दो ऐसे, नीचे का एरिया आएगा, नीचे वाला हाफ प्लेन, ठीक। फिर ये x इज लेस देन आर इक्वल टू 40, इसमें भी 0,0 रखो, तो x के वैल्यू 0 रखे, तो 0 इज लेस देन 40, लेस देन आर इक्वल टू 40, ये भी ट्रू है। तो इसमें कौन सा हाफ प्लेन आएगा जिसमें कि 0,0 आ रहा था, ये है आपकी x इज इक्वल टू 40 वाली लाइन, तो इसके इधर वाली लाइन आएगी जिसके अंदर 0,0 आ रहा, तो इसमें भी आप इधर ऐसे साइड लगा दो, ये वाला आ रहा। उसके बाद एक है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20, है ना, ये वाला, इसमें भी 0,0 रखे, तो यहाँ 0 रखे, 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20, 0 20 से बड़ा होता है, ये फॉल्स है। तो ये वाली लाइन के लिए कौन सा हाफ प्लेन लेना पड़ेगा जिसमें 0,0 नहीं आ रहा, इधर वाले में तो 0,0 आएगा, तो इधर वाला लेंगे, इधर वाला जाएगा, इधर हो गया है सब। और ये y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब तो x एक्सिस होता है, तो ये x एक्सिस ये वाली होगी। अब देखो कौन सा ऐसा फिजिबल रीजन है जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है, ये नीचे आ रहा, ये वाली लाइन इधर जा रही है और ये वाली लाइन इधर आ रही है, कौन सा, ये वाला रीजन दिख रहा मुझे, इतना है ये, इसको शेड लगा दो आप, ये फिजिबल रीजन हो जाएगा आपका, ये वाला फिजिबल रीजन, तो शेड लगा दो आप, तो ये फिजिबल रीजन आया आपका, ये वाला कैसा दिख रहा है, ये बाउंडेड दिख रहा। तब इसमें कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं वो पॉइंट ले लो अपने को, उनके ऊपर अभी फिजिबल रीजन इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ये बाउंडेड दिख रहा है, ये पॉइंट, ये चारों पॉइंट भी दिख रहा है, पॉइंट भी आपके उस पर ही आ जाएंगे, ए बी, इसको सी दे दो और इसको डी दे दो, इनके कोऑर्डिनेट लिख लो। ए के कोऑर्डिनेट देखो, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक 20 आ गया एक्स, और वाई कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 जा 18, मतलब 180 हो गए, 20,180, 20,180 आया आपके ए के कोऑर्डिनेट। उसके बाद ये वाले बी के कोऑर्डिनेट देखो, ये 20 40 और वाई एक्सिस पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 जा 16, 160,
ये हो गया आपका 40,160, ध्यान से लिखेंगे। उसके बाद ये सी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ से यहाँ तक 20,0, सी के कोऑर्डिनेट 20,0, और ये डी के कोऑर्डिनेट ये भी एक्स एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक 20, 40 और वाई कोऑर्डिनेट 0। तो ये हो गया आपका 40,0। तो फिजिबल रीजन अपना ये वाला ABDC, और कैसा है, ये बाउंडेड है। तो इन्हीं के ऊपर अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू सबसे बड़ी आ जाएगी वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। फिजिबल रीजन ABCD इज बाउंडेड। फिजिबल रीजन ABDC इज बाउंडेड है। ग्राफ से पता चल गया आपको कि बाउंडेड फिजिबल रीजन है ये, लिख भी सकते हैं आप, ये वाला आपका फिजिबल रीजन है, ये फिजिबल रीजन। और कैसा है, ये बाउंडेड है, बाउंड दिख रहा है ना, बंद दिख रहा है। जब बाउंडेड फिजिबल रीजन रहता है तो आपको मालूम है, अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ABDC, इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं z की, जो वैल्यू सबसे बड़ी आ जाएगी वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। कॉर्नर पॉइंट के लिए एक टेबल बना लो, 4 पॉइंट हैं, 1 2, दूसरे पॉइंट के लिए, तीसरे पॉइंट के लिए, और ये चौथे पॉइंट। यहाँ पे लिख देंगे अपन, क्या लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट, और इधर z की वैल्यू। चलो देखो, यहाँ लिखो कॉर्नर पॉइंट, और इधर z इज इक्वल टू क्या था, 400x प्लस 300y, 400x प्लस 300y, कॉर्नर पॉइंट ABDC। ए के कोऑर्डिनेट 20,180, 20,180। फिर बी के है 40,160, 40,160। फिर डी है, डी के क्या है, डी ये वाला 40,0, और उसके बाद में है सी, ये है 20,0, सी 20,0। जैसा अपना फिजिबल रीजन ABDC आया था, इसलिए मैंने ABDC ऐसे पॉइंट लिया। चलिए ये वैल्यूज एक्स वाई जेड की वैल्यू इसके अंदर रख के वैल्यू निकाल लो। ये हो जाएगा 400 इंटू एक्स की वैल्यू रखो 20 प्लस 300 इंटू वाई की वैल्यू रखो 180। इसको सॉल्व करके लिखेंगे अपन पूरा। 400 में 20 का इंटू करेंगे तो ये 4 2 8 हो जाएगा, और 3 जीरो लगा दो। 300 में 180 का इंटू करें तो 18 3 जा 54, 3 जीरो लग जाएंगे, और 54, तो ये 3 जीरो और ये 54, दोनों को प्लस कर लो, दोनों को प्लस कर, 0 0 0, 3 जीरो आ गए, 8 और 4 12, 1 बचा 5 1 6, 62,000। ये आया 62,000। ध्यान से दूसरे वाले को सॉल्व कर लो, एक्स के प्लेस से 40 रखो, ये 400 इंटू 40 प्लस 300 इंटू वाई के प्लेस पे 160 इज इक्वल टू, ये 3 जीरो हो जाएंगे, 4 4 जा 16। उसके बाद इसमें 3 जीरो हो जाएंगे, 16 3 जा 48, ये 3 जीरो और ये 48, करो इसको प्लस, 0 0 0, 6 और 8 14 4 5 1 6, 64,000। ये हो गया 64,000। इसके बाद ये डी वाला पॉइंट रखते हैं, 400 इंटू एक्स के प्लेस पे रखो 40 प्लस 300 इंटू वाई की वैल्यू रखो 0 इज इक्वल टू, देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये 3 जीरो हो जाएंगे, 4 4 जा 16, तो 16,000 हो जाएगा। उसके लास्ट वाला पॉइंट रख दो, 400 इंटू एक्स के प्लेस पे 20 प्लस 300 इंटू वाई के प्लेस पे 0 इज इक्वल टू, देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 और 3 जीरो 8,000। अब देखो 62,000, 64,000, 16,000 और 8,000, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमाइज करना है अपने को। ये वैल्यू हो गई मैक्सिमम, ये हो गया आपका मैक्सिमम, ये मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू ये। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 64,000। फिजिबल रीजन बाउंडेड रहता है तो जो वैल्यू सबसे बड़ी आती है वही आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट इज इक्वल टू 64,000, और किस पॉइंट के ऊपर आ रही है, अपन पॉइंट भी लिख देते हैं, एट किस पॉइंट पे आ रही है, बी पॉइंट के ऊपर, बी 40,160 के ऊपर, 40,160 के ऊपर 64,000 वैल्यू आ रही है। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। सबसे पहले इस इंटीग्रल को मैं आई के इक्वल ले लेता हूँ। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये डी एक्स। अभी देखो इसको, न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर 3 दिख रही, न्यूमरेटर में डिग्री 3 दिख रही और डिनोमिनेटर में डिग्री 2 दिख रही। जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी रहती है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इसको पहले अपने को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसको पार्शियल फ्रैक्शन से अपन आसानी से कर सकते हैं। तो ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। we can convert it into we can convert it into proper fraction by division as डिवीजन के थ्रू अपन इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं अपन। यहाँ लिख दो डिविडेंड, इसको डिवाइड करना है इसको, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन और यहाँ लिख दो डिवाइजर, ये वाला जिससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। डिसेंडिंग पावर्स में लिखे तो ये एक्स की बड़ी पावर फिर उसके बाद छोटी पावर, बड़ी पावर फिर छोटी पावर। अगर अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में ना हो तो पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, मतलब सबसे बड़ी पावर वाली टर्म को पहले लिखना। अगर कभी ना लिखी हो, यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई है बड़ी पावर पहले, तो ठीक है दोनों। चलो डिवाइड करने का रूल आपको पता है, कैसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, और फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब है, इसको इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब इस एक्स को आप यहाँ लिख दो, ये लिख दिया एक्स, और इस x का मल्टीप्लाई इसमें करो। ये x में एक्स स्क्वायर का इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब, फिर x का इंटू माइनस वन में करेंगे तो माइनस है। अब इसके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस ये प्लस, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये पॉजिटिव एक्स क्यूब नेगेटिव एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसल्ड। एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा और प्लस वन। अब देखो यहाँ पर डिग्री 2 थी और यहाँ पे डिग्री 1 हो गई, तो आप डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। ये आपका रिमाइंडर, आगे भी और भी डिवाइड होगा, लेकिन आपको डिवीजन प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप कर देना है, क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम आ गई। यहाँ 2 डिग्री थी, यहाँ पे 1 आ गई, तो अब इसको और डिवाइड होगा ये, लेकिन अब करना नहीं है आप। अब क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखो इसको जब अपन इससे डिवाइड करती है एक्स टाइम डिवाइड हुआ तो ये एक्स आ गया, प्लस ये रिमाइंडर 2x प्लस वन अपॉन डिवाइजर जो था वो एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये पूरे का dx। देखो ऐसा हो गया, इनको अलग अलग इंटीग्रेशन डाल लो, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। अब देखो ये x का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, जो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस, अब यहाँ देखो आप, ये 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, ऐसा आ गया। अब आप चाहे तो इसको, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, आप चाहे तो इसको अलग अलग डिवाइड करके कर लो, या फिर आप चाहे तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो, जैसा आपको करना वैसा कर लो। इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन लिख लो, और ये dx। देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर डिग्री 1 नीचे डिग्री 2, तो चाहे तो लिख दो प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन सपोज कर लेते हैं और इसी के अंदर वैल्यू, इसको चाहे तो इक्वेशन ए दे देता हूँ, इसको इक्वेशन ए दे दो आप। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन सपोज कर लेते हैं और उसको सॉल्व करके इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का, और वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं। लेट 2x प्लस वन अपॉन x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन
इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन। देखो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 थी इसलिए 2 कांस्टेंट आ गए, इसको इक्वेशन दे दो एक, ये इक्वेशन 1। ए और बी की वैल्यू निकाल के रखना। तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर जितना रहता है इसी का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। करो, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस वन आ जाएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, इजिकल टू ए इंटू एक्स प्लस वन कैंसिल होगा, एक्स माइनस वन का इंटू, प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वन का इंटू। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अब ए और बी की वैल्यू निकालने के एक एक फैक्टर को जीरो रखते जाओ। पोट एक्स माइनस वन इजिकल टू जीरो, इसको जीरो रख दो। तो एक्स माइनस वन को जीरो रखेंगे तो एक्स इजिकल टू वन रखना पड़ेगा, रख दो इसी इक्वेशन सेकंड में। 2 इंटू वन प्लस वन इजिकल टू, इसको जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस बी इंटू एक्स के प्लेस पे 1 प्लस वन, 2 1 जा 2 और 1 3 इजिकल टू 2b। तो b इजिकल टू आ गया आपका 3/2। ये आ गई b की वैल्यू। अब a की वैल्यू के लिए ये वाले फैक्टर को जीरो रख दो। पोट x प्लस वन इजिकल टू जीरो, तो x इजिकल टू माइनस वन इन इक्वेशन सेकेंड। क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स के प्लेस पे माइनस वन प्लस वन इजिकल टू a इंटू एक्स की वैल्यू माइनस वन, और ये जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो। 2 1 जा -2 प्लस वन इजिकल टू ये -2a हो जाएगा, -2 प्लस वन -1 इजिकल टू -2a। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a इजिकल टू 1/2। देखिए a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू, दोनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 1/2 है तो ये 1/2 एक्स प्लस वन, प्लस बी की वैल्यू 3/2 है प्लस 3/2 इंटू एक्स माइनस वन। देखो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया अपन ने। अब पार्शियल फ्रैक्शन के बाद इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता था। अब इसकी वैल्यू उठा के अपन कहाँ रख देते हैं, ये यहाँ रख देते हैं इक्वेशन ए में, इसके प्लेस पे, और फिर इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लें। फ्रॉम इक्वेशन ए, क्या है इक्वेशन ए, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, इसके प्लेस पे रख दो इसको, ये आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस इंटीग्रल, उस इंटीग्रल के प्लेस पे, इसके प्लेस पे ये रख दो 1/2 इंटू एक्स प्लस वन प्लस 3/2 इंटू एक्स माइनस वन, और ये पूरे का dx। बस इसको सॉल्व करना आपको। इसको मैं अगले पेज में ले लेता हूँ, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ये 1/2 सामने आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस वन का लॉग मॉड ऑफ x प्लस वन हो जाएगा, 1/2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस वन प्लस ये 3/2 सामने आ जाएगा, और 1/x माइनस वन का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ x माइनस वन, और एक कांस्टेंट c लगा दो। देखो x के कोफिशिएंट 1 1 थे इसलिए अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा आगे भाई। अब देखिए यहाँ पे मॉड का साइन आया, मॉड के साइन को अपन डिस्कस कर लेते हैं कि ये लगा रहेगा या हट जाएगा। तो x की वैल्यू अगर अपन 0 रख दें, ये -1 रख दे, -1 रख सकते कि नहीं देख लो पहले, -1 x की वैल्यू -1 का स्क्वायर 1 माइनस रख सकते, -1 अगर अपन -1 रख दें यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए मॉड का साइन लगा रहेगा। यहाँ पे अगर अपन -1 रख दें तो ये -2 नेगेटिव वैल्यू आ रही, और यहाँ 0 भी आ रही, तो मॉड का साइन लगा रहेगा। तो ऐसे आप इसको सॉल्व, आखिरी में आप इसको डिस्कस करके देख सकते हैं, पहले भी किए बने तो मॉड का साइन लगा रहेगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इन दिस वे ये जो सी सेक्शन था अपना ये कंप्लीट हो गया।